आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, चैप्टर 5 हिस्ट्री। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बच्चे समझते हैं काफ़ी टिपिकल चैप्टर है, इनको टफ लगता है थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, ये चैप्टर हम कंप्लीट एक ही वीडियो में नहीं करेंगे। आज जस्ट हम 2 पेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे, इन डिटेल डीपली इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। 2-2 पेज करके आपको जो होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्रॉपर लाइन टू लाइन। स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर यूज टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज जो है हम एक जिस जगह जी रहे हैं, हमारी जो सरकार है वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक है, प्रजातंत्र है। हमारी सरकार है, हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है और हमारे लिए ही है। लोगों, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के लिए बनाई गई सरकार और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। इसमें रेगुलर इलेक्शन करवाए जाते हैं और जो जीतता है व्यक्ति, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो क्या करता है? कानून बनाता है और सरकार चलाता है। सभी सिटीजन जो है, इन्हें फंडामेंटल राइट्स हैं कि कानून की नज़र में ये सभी बराबर माने जाएं, यानी कानून की नज़र में इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस तरह की डेमोक्रेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थी ही नहीं, अपने यहाँ भी नहीं थी, कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जिन कंट्रियों में राजा के द्वारा राज किया जाता है और जब एम्परर्स उसके लिए कानून बनाते हैं, और इसमें जो है सोसाइटी 2 क्लास में बांटी जाती थी। हाई क्लास, तो सोसाइटी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया? हाई क्लास एंड लोअर क्लास। ये जो स्टेट्स थी, हर प्रिविलेज यानी कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन या कुछ ना कुछ रहता था। क्यों? क्योंकि राजा ने राज करना है। जब राजा राज करता था ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्लिगेशन जो है वो सामने आती ही थी। क्यों? क्योंकि राजा अपनी मर्जी करता था, उनके अकॉर्डिंग ही जो प्रोविंस है वो चलाया जाता था। इस चैप्टर में हम जो है वो ब्रीफली पढ़ेंगे हाउ पीपल फॉट टू बिल्ड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड अचीव सोशल इक्वलिटी। तो इसमें ही हमें पता चलता है कि किस तरह से राजनीति चलाई गई और किस तरीके से मेहनत की गई, लड़ाई लड़ी गई, ताकि समाज में समानता पाई जा सके, इक्वलिटी पाई जा सके। रेवोल्यूशन जो है वो सडन और रेडिकल चेंज है सोसाइटी में। अचानक से सोसाइटी में जो बदलाव आया, इसे क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, वो एक बहुत बड़ा इवेंट रहा हमारी हिस्ट्री में और पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में। इसने एक गहरी छाप छोड़ी थी हमारे इतिहास पर। इसने इंसानियत को 3 नए आइडियाज़ दिए: लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यहीं से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुआ था। फ्रांस से ये आइडिया लिया गया था। और ये जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ फ्रांस में, वो 1789 में हुआ और 1799 तक चला। अब हुआ क्यों? फ्रांस में विद्रोह क्यों कर रहे थे भाई? राजा राज कर रहा है, भगवान समान माना जाता है, तो फिर लोग इसका विद्रोह क्यों कर रहे थे? कारण था कीमतों का बढ़ना। राजा खुद क्या करता था, जितना पैसा होता था अपना ऐश करता था। कभी आप ऐसा देखो कि भी आप कमा रहे हो पैसे और कोई आपके पैसे लगातार लुटाता चला जाए, कैसा लगेगा? उसी तरह से लोगों को भी परेशानी हो रही थी कि कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, राजा हमारे बारे में सोचता नहीं है और सिर्फ अपनी ही लग्जरी लाइफ जीता चला जा रहा है। तो ये जो सब था, तब लोगों ने सोचा कि ऐसे तो देखो चलनी नहीं बात है ना। तो इस सब को सही रास्ता दिखाने के लिए लोगों ने विद्रोह करना शुरू करा और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो 1789 में शुरू हुआ। इससे पहले कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से डील करें, यहाँ पर डिज़ायरेबल है रेफर करते हैं हम पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन यूरोप की। और यूरोपियन हिस्ट्री भी जो है एक ग्रेट इवेंट है। और उसके बाद हम यहाँ बात देखो, आपको दिया गया है एशियन ट्रेजाइम, जो फ्रेंच ओल्ड ऑर्डर के बारे में हम बात करें।
फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो एक फैमिली थी जो बर्बन फैमिली के नाम से कहलाई जाती थी, ये फ्रांस पर राज किया करती थी। जितना भी पॉलिटिकल या फिर सोशल सिस्टम था फ्रांस का, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इन्हीं के अंडर था। इसी परिवार के सारे लोग मिलकर एस्टेट को चलाया करते थे। इन्होंने फ्रेंच सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया: क्लर्गी, नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट। कितने हिस्से? क्लर्गी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट। क्लर्गी और नोबिलिटी जो थे, यानी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट जो थी, ये दोनों राज करते थे, ऐश करते थे। ये कोई टैक्स नहीं पे करते थे, ये लोगों से लिया करते थे। सारा बर्डन जो था वो थर्ड एस्टेट पर था। थर्ड एस्टेट में इशू हुआ था क्योंकि उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि सारा टैक्स सिर्फ थर्ड एस्टेट को पे करना पड़ता था। थर्ड एस्टेट में जो बिजनेसमैन है, पीजेंट्स हैं या और किसी तरह के ट्रेडर्स हैं, वो सब इसी थर्ड एस्टेट में इंक्लूड किए जाते थे। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि सोचो कुछ, क्या सोचे? तो कहता है, हाउ डिफरेंट वुड आवर लाइव्स हैड बीन इफ वी वर रूल्ड बाय द किंग्स। अगर कोई राजा हमारे ऊपर राज कर रहा होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। तो सोचो और बताओ कमेंट्स में कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती अगर कोई राजा हम पर राज कर रहा होता। वट वुड हैव हैपन्ड इफ़ ऑल द पीपल वर नॉट इक्वल बिफोर लॉ। और तब क्या होता जब सभी लोग कानून की नज़र में बराबर ना होते, तो ज़िंदगी कैसी चल रही होती। तो देना इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो देखते हैं आप सब क्या कहते हैं इसके लिए। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मोनार्की दिया हुआ है। मोनार्की एक ऐसी सरकार है जो लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार नहीं है। ये वो सरकार है जो राजा चला रहा है। राजा यहाँ पर मालिक होता है, राजा देश को चलाता है। जिस देश में राजा अपने स्टेट्स को, प्रोविंस को संभाल रहा हो, रूल्स रेगुलेशन बना रहा हो, उसे मोनार्की कहते हैं। और इसमें जो है राजा या फिर रानी के द्वारा ही राज किया जा रहा होता है। आगे चलते हैं पॉलिटिकल सेटअप। यहाँ पर हेरिडिटरी मोनार्की की बात करें फ्रांस में, राजा खुद से, वो खुद कहता है मैं भगवान हूँ। वहाँ पर आप जैसे हम कहते हैं ना, अभी सरकार जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लिए काम करेंगे, कभी भगवान तो नहीं मानते ना। तो जब राजा महाराजा राज किया करते थे तो राजा को भगवान के समान माना जाता था। बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, जो अच्छे वाला था, मुझे उसका नेम नहीं याद। तो बाहुबली जिसका नाम जो मेन फेमस था, तो बाहुबली एक अच्छा राजा था। लोग देवता मानते थे, भगवान मानते थे। जब उससे राजपाट छीन लिया गया था तब भी वो राजा की ज़िंदगी ही जी रहा था। और जब मरा था तब भी अगर उसका पोस्चर देखना मूवी में, एक राजा के अकॉर्डिंग ही था। तो वैसे अगर राजा हो तो राजा भगवान के समान है। पर जो दूसरे वाला था, जो लोगों से बुरा व्यवहार करता था, बंदी बनाता था, अब जब युद्ध हुआ था तो कितने निर्दोष लोगों को उसने मारा था। तो अगर वैसा राजा हो तो फिर हम भगवान नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो जेनिथ में पहुंची थी लुइस 14 के टाइम पर। लुइस 14 जब राजा बने थे उस टाइम एब्सोल्यूट मोनार्की हुई थी जेनिथ में। लुइस 15 जो है वो सक्सेसर थे लुइस 14 के, और ये जो है इनकम्पिटेंट रूलर थे। लुइस 14 के सक्सेसर थे लुइस 15। काउंटिंग 14, 15, 16 तुम्हें आती है। पहले लुइस 14 थे, फिर लुइस 14 के जो सक्सेसर बने, जो आगे उनका बेटा बना, वो लुइस 15। लुइस 15 जो है वो अच्छा राजा नहीं था, वो एक इनकम्पिटेंट रूलर था। अपने प्रशासन को, अपने सोसाइटी को इम्प्रूव करने की जगह आप राज किया करता था, अपनी ऐशोआराम जिंदगी। कहते हैं ना, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। तो लुइस 15 का कुछ ऐसा ही काम था। आप जी रहा था लग्जरी लाइफ, लोगों से पैसा आता था, जब भी उसे लगता पैसों की ज़रूरत है वो चीज़ों की जितनी भी चीज़ें होती थी उनकी कीमतें बढ़ा देता था।
लोगों से ज़्यादा पैसा लिया करता था। उसके बाद लुइस 15 के जो सक्सेसर थे वो थे लुइस 16। लुइस 16 जो है वो लास्ट एब्सोल्यूट किंग थे, यानी लास्ट राजा थे फ्रांस के। 1774 में ये राजा बने थे और 1792 तक ये राजा रहे थे। इनकी इंटेंशन अच्छी थी, ये लोगों को की भलाई करना चाहते थे, बट इनमें काबिलियत नहीं थी सही डिसीजन लेने की और स्टैंड लेने की। इनकी शादी जो है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी से हुई थी। इस पैराग्राफ से आपके एमसीक्यूज निकलते हैं, ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहले कौन थे? लुइस 14। इनके सक्सेसर कौन बने? लुइस 15। एब्सोल्यूट मोनार्की जिनित में कब आई? लुइस 14 के समय। लुइस 15 जो है वो एक इनकम्पिटेंट रूलर थे। वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव नहीं करते थे, बल्कि लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीते थे। लुइस 15 जो है वो सक्सेसर थे लुइस 16 के। सॉरी, लुइस 15 के जो सक्सेसर थे वो थे लुइस 16। और लुइस 16 भी अच्छे राजा थे, इंटेंशन अच्छी थी, 1774 में वो राजा बने। देखो, सोच तो अच्छी थी पर तरीके गलत थे, उनको डिसीजन लेने नहीं आते थे, ना ही किसी के लिए स्टैंड ले पाते थे। तो इसी बीच इन्होंने शादी भी की। इनकी शादी एक प्रिंसेस से हुई जो ऑस्ट्रियन की थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, और उनका नाम था मैरी एंटोनिटी। ये देखिए, ये इनकी फ़ोटो दे रखी है, लुइस 14, 15 एंड 16। पहले तो वैसे तो एक जैसे दिखते हैं। लुइस 14 बेचारा गरीब सा, वो अपना राज कर गया, मेहनत कर गया। और लुइस 15 का फेस देखो कैसे चमक रहा है ना, क्योंकि लग्जरी लाइफस्टाइल जीता था। लुइस 16 और 15 तो लगभग सेम लगते हैं, और जो लुइस 16 थे वो थोड़ा सा मूर्ख टाइप के थे, उनमें काबिलियत नहीं थी डिसीजन लेने की। सोच अच्छी थी पर उनको डिसीजन लेने नहीं आते थे। The long year of wars, the cost maintaining an army, upkeep of the magnificent palace of Versailles. बहुत लंबी वॉर के बाद जो कॉस्ट थी एक आर्मी को मेंटेन करने की, वो आ रही थी। अब देखो, इतना बड़ा पैलेस है, पैलेस ऑफ वर्सेटाइल, तो उस केस में आर्मी वो भी चाहिए थी ताकि पैलेस को संभाला जा सके, पैलेस पर कोई हमला ना करे। तो ये क्या करते थे? टैक्स बढ़ाते चले जाते थे। जब भी इन्हें लगता पैसे की कमी है, हमेशा फ्रांस में टैक्स बढ़ा देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोगों से कमा सके। ये देखिए, ये आपको दिया हुआ वर्सलाइस का पैलेस। इसे चटाई डी वर्सलाइस भी कहा जाता है। ये जो है मेन सेंटर है पॉलिटिकल पावर का फ्रांस में 1682 से। वर्सलिस जो है ये सिर्फ एक फेमस बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक सिंबल है, एक पहचान है मोनार्की पावर की। ये इतना बड़ा पैलेस होता था। अब आर्मी मेंटेन करनी थी, उसके लिए पेमेंट चाहिए थी। तो अब राजा तो देख कुछ करते नहीं है, ये तो सिर्फ लड़ सकते हैं, इनको तो कुछ करना नहीं आता। तो लोगों से जितना हो सके ये बटोरते थे और मेंटेन करते थे। इवन जितना टैक्स ये चार्ज करते थे ना, वो भी इनके लिए सफिशिएंट नहीं था, वो भी सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद सोसाइटी की बात करें, फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड की गई थी, स्पेशली सोशल ग्रुप के बेस पर। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सिर्फ फर्स्ट एस्टेट या फिर क्लर्की। फर्स्ट एस्टेट जो है वॉज मेड डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑफ द क्लर्की, यानी इसे सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा गया, हायर क्लर्की एंड ऑर्डिनरी क्लर्की। हायर क्लर्की जिसमें आर्च बिशप्स, बिशप्स, एबॉट्स ये सब आते थे, जो चर्च में राज किया करते थे। ये एक पावरफुल और वेल्दी क्लास बॉर्न थे, यानी एक अच्छी सोसाइटी में पैदा हुए, एक अच्छे उसमें शासन में पावरफुल में पैदा हुए थे ये, और इन्हें कभी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और गवर्नमेंट जो है इनका ध्यान रखती थी। इनमें जो अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये थे सिर्फ 1% ही।
और ये चर्च जो है उनको हैंडल करते थे। जो चर्च थी वो फ्रांस की लैंड का 1/5 हिस्सा चर्च के पास ही था, यानी हायर क्लरीज के पास ही था। और इनके पास राइट था टैक्स कलेक्ट करने का, ये भी टैक्स लेते थे लोगों को से टीथी। मान लो ये किसान है, बिजनेसमैन है, व्यापारी है, व्यापार करता है, और जो ये राजा है ना, ये किंग, ये इससे लेता था। जो ये आर्च बिशप, बिशप, अबॉट्स, ये जो क्लर्गी लोग हैं, ये भी इनसे टैक्स लेते थे। यानी सारा कुछ इनसे ले लिया जाता था। 10% इसको देते थे, ऐसी 20% इसको देते थे, उसके बाद ऑर्डिनरी क्लर्गी को देते थे। तो करते करते इनके पास कुछ भी नहीं बचता था, सब कुछ टैक्स देने में ही चला जाता था। तो ऑर्डिनरी क्लर्गी मैन जो है वो एक कहें कि लग्जरी लाइफ जीते थे। और जो टैक्स ये लोगों से कलेक्ट करते थे उसे टीथी कहते थे। ये भी एक एमसीक्यू यहाँ से कवर होता है। एक नहीं होता वैसे, यहाँ से 2-3 बनते हैं। तो आप इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो एमसीक्यू सीरीज़ भी आपको मिलेगी, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे कहाँ से एमसीक्यूज़ बन रहे हैं। जो ऑर्डिनरी क्लर्गी मैन पहले कौन थे? हायर, जिसमें बिशप, आर्क बिशप, ये सब इंक्लूड थे। और ये टैक्स कलेक्ट करते थे, किससे करते थे? थर्ड एस्टेट से। और जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे उसे क्या कहते थे हम? टीथी। उसके बाद ऑर्डिनरी क्लर्गी मैन जो है ये भी एक स्पिरिचुअल सर्विस ही देते थे, बट ये लोअर क्लास से आते थे। इनकी इनकम हायर से थोड़ी सी कम थी, बट एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। ये जो प्रीस्ट थे वो आर्के बिशप्स के अगेंस्ट थे। तो ऐसा करते हैं, हम जो अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल कंडीशन, इसे आज पूरा ही कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड एस्टेट या फिर नॉबिलिटी। जो ये सेक्शन है नॉबिलिटी का या एरिस्टोक्रेट्स का, ये जो क्लास है ये भी टैक्स पे नहीं करती थी। एंड इसके पास जो है एक्वायर्ड वेल्थ फ्रॉम द लैंड ओन, यानी ज़मीनों से, खेती से जो इनकम आती थी वो ये लेते थे, कलेक्ट करते थे। और ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन का 2% थे। क्लर्गी कितने थे? 1%। और क्लर्गी कौन सी स्टेट आती है? फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट में क्या है? नॉबिलिटी, राजा वगैरह। तो ये कितने आते हैं? 2%। और कंट्रोल करते थे फ्रांस की 30% लैंड को। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड स्टेट। ये जो स्टेट है सोसाइटी की, इसमें बाकी बचे 97% लोग आते हैं। टोटल कितने थे? 100%। 100 में 1% फर्स्ट स्टेट हो गए, 2% सेकेंड स्टेट हो गए, बाकी बचे 97%। ये जो क्लास है वो सफ़र करती थी इनइक्वलिटी से, और ग्रेट सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी। यहाँ पर बहुत भिन्नताएं थी, भेदभाव थे। ये एक इक्वल ग्रुप नहीं था। इसके अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, पीजेंट, स्मॉल पीजेंट, लैंड लेबर सर्वेंट, ये इंक्लूड थे। और जो टैक्स था ना वो यही लोग देते थे, थर्ड स्टेट के। तो जो फर्स्ट स्टेट के लोग टैक्स लेते थे उसे टीथी, और दूसरे को हम टैली। 2 तरह का टैक्स हम आगे पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप इन्हें ही समझिए। ये देखिए एक पिक्चर दी हुई है आपकी हायर क्लर्की की, उसके अलावा थर्ड स्टेट की, और एक थर्ड स्टेट के लेबर की जो काम करते थे, मेहनत करते थे। ये हायर क्लर्की है, ये सिर्फ ऐश किया करते थे। तो होप सो तुम्हें इतना चैप्टर समझ आया होगा। इतने टॉपिक तक अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।